नमस्ते आप सभी को। मैं कृष्णा प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और काफी दिनों के बाद मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। समय अभाव के कारण थोड़ा समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। बाकी आज अपन बात करेंगे कि हमारी अंतिम 60 दिनों में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस टॉपिक को ज्यादा समय देना चाहिए, किसको कम देना चाहिए, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे और हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधे सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा थोड़ा जो सिलेबस है उसका अंक विभाजन है वो देख लीजिए। और मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आपका जो सिलेबस है वो तैयारी करते समय हमेशा आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे सिलेबस ध्यान में नहीं होगा तब तक हमारी तैयारी है वो आधी अधूरी होगी। तो सबसे पहला तो काम यही है कि आपका जो सिलेबस है वो आपकी आंखों के सामने हो। अब उसमें देखो, जो वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक है, तो वर्ण व्यवस्था उसमें स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, वहां से आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं। और शब्दों का वर्गीकरण है, तत्समय, तद्भव और विदेशीय, तीन ही प्रकार के शब्द आपके 2 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। फिर देखो, शब्द वर्गीकरण है, व्याकरण पे आधारित है, जैसे विकारी है, अविकारी है, तो यहाँ से आपके 6 प्रश्न आ सकते हैं। फिर व्याकरण की जो कोटियां हैं, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य है, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ से आपके 12 प्रश्न आ सकते हैं। शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ है, समश्रुत है, तो जो यहाँ से आपके 10 प्रश्न आ सकते हैं। फिर वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, भेद है, उपभेद है, यहाँ से आपके 5 प्रश्न आ सकते हैं। शब्द शुद्धि से 3 आ सकते हैं, वाक्य शुद्धि से 3 आ सकते हैं, विराम चिन्हों से आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों से 4 आ सकते हैं, और अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, वहां से आपके 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस हिसाब से इस पार्ट से मेरे हिसाब से लगभग 65 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। फिर देखो, स्नातक स्तर वाला है, तो इसमें शब्द शक्ति है, उनके भेद है, काव्य गीति है, गुण है, दोष है, तो वहां से आपके 5 प्रश्न आ सकते हैं। अलंकार, अलंकार में से आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं। छंद के आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं, और रस के आपके 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो आपके 12 प्रश्न मेरे हिसाब से यहाँ से आ सकते हैं, स्नातक वाले पार्ट से। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से आपके लगभग लगभग 25 के आसपास प्रश्न आने की संभावना है। फिर है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी में उनकी जो बोलियां हैं, सामान्य परिचय है, तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न है वो आ सकते हैं। ठीक है, फिर जो रचना वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके कबीर ग्रंथावली से 2 आ सकते हैं, तुलसीदास वाले से 2 आ सकते हैं, सूरदास से 1, मीरा से 1, और मेरे हिसाब से बिहारी रत्नाकर से हो सकते हैं 2 क्वेश्चन आ जाए, सूर्यमल मिश्रण वाले से 1 आ सकता है, रामधारी दिनकर 2, जयशंकर प्रसाद 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि वहां से भी 2, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस 3, और एक खून का टीका से 3, और जो कहानियां हैं वहां से आपके हर कहानी में से 1 1 प्रश्न आ सकता है। टोटल 4 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, तो टोटल हो गए 25। फिर आपके बचे शिक्षण विधियों के, और 20 प्रश्न आपके आ सकते हैं शिक्षण विधियों के। ठीक है, अब देखो, अपने 65 प्रश्न तो हो गए लगभग व्याकरण के, और 25 प्रश्न हो गए अपने साहित्य के, 12 प्रश्न हो गए काव्य शास्त्र के, और 25 प्रश्न हो गए अपने रचनाओं में से, और 3 प्रश्न हो गए अपने भाषा वाले से, और 20 प्रश्न हो गए अपने शिक्षण विधि से। तो टोटल प्रश्न अपने हो गए 150, जो 300 अंकों के हो गए। तो आज अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि अब ये हमने सिलेबस का थोड़ा डिवाइडेशन देख लिया कि किस पार्ट से हमारे कितने नंबर आएंगे, तो इससे हमें एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि हमें कौन सी चीजें पढ़नी है और किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ हमसे गलतियां हो सकती है। तो इसमें देखो, जो व्याकरण है, व्याकरण ये मान लो कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी है, और जिस बच्चे की व्याकरण अच्छी है वो अगर यहाँ 65 में से 60 प्रश्न अगर कर लेता है सही, तो आप सोचो कि उसका स्कोर क्या होगा। और व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जहां आप ज्यादा अभ्यास करेंगे ना, बार 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 बार,
और इसके लिए मैं आपको बता दूं, दिशा 2020 किताब आती है, अच्छी किताब है। और उसमें पीछे के आए हुए जितने भी पर्सन है सारे उसमें दिए हुए टॉपिक वाइज, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और ऐसा नहीं कि आपको उनमें मतलब, और अगर आपके पास कोई और भी किताब है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल उत्तर उत्तर देखने हैं, केवल आपको उत्तर उत्तर नहीं देखने हैं, आपको जो चारों ऑप्शन है उन पे भी ध्यान देना है। और खास करके जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है, शब्द शुद्धि है, संधि का है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, और कौन सा स्वर संधि का भेद है, कौन सा व्यंजन का है, ये सारे, इनमें क्या है कि जो तीन गलत होते हैं एक सही होता है, कई बार एक सही होता है तीन गलत होते हैं, तो इस हिसाब से कई बार एक गलत होता है तीन सही होते हैं ना। तो ऐसे आपको करना है कि जो जैसे तीन सही है, गलत वाले के छोड़ दीजिए, तो तीन सही है आप उसको देखिए, उनको आप अलग से नोट कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो बार बार आप जितना ज्यादा हो, एक तो आप ये वाला पोर्शन है इसको आप अच्छे से कर लिए, और मैं मानती हूँ यहाँ आप 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आराम से, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और आप जल्दीबाजी नहीं करते हैं। एक तो क्या है कि मैं कोई आता हुआ पर्सन होता है जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं, तो अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हैं और आराम से धैर्य से प्रश्नों को हल करते हैं तो यहाँ आप 60% यहाँ पे हल कर सकते हैं। और अब देखो, जैसे यहाँ आपने 60% सही कर दिए, फिर देखो जो स्नातक वाला पार्ट है, ये वाला सबसे इजी पार्ट है। और इसमें अगर अपन छोड़ दें शब्द शक्तियों में, क्योंकि शब्द शक्ति ये है कि कई बार कहीं से भी आ जाती है और इसमें पता नहीं चलता है, तो शब्द शक्तियां हैं वो कई गाइडों में बहुत ज्यादा दी हुई है, तो आपको इतना ज्यादा नहीं करना है। जैसे शब्द शक्ति अभिधा है, लक्षण है, व्यंजन, इनके तीनों पार्ट और इनकी जो विशेषताएं हैं, आजकल के उदाहरण कम दे के पूछते हैं, जो विशेषताएं होती है उनमें से प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य अभिधा शब्द शक्ति के बारे में सही है, व्यंजना के बारे में सही है या गलत है। तो सही गलत ऐसे प्रश्न पूछते हैं आजकल, है ना। तो आपको ज्यादा उदाहरणों के अंदर ज्यादा उलझना नहीं है, और समझ सकती है। जैसे फिर लक्षणा के भेद हैं, व्यंजना के भेद है, और जो उसमें शाब्दी व्यंजना वाला एक भेद है, चिरजियो जोरी जुरे वाला, वो तो ये मान लो कि आता ही आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा ऐसे पजल नहीं होना है बिल्कुल भी, जो मोटी मोटी चीजें बेसिक चीजें हैं शब्द शक्ति की, वो आपको ध्यान में करनी है। और काव्य की जो रीति है, गुण है, दोष है, यहाँ से आप सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। अलंकार वाले आप प्रश्न सही कर सकते हैं, छंद के कर सकते हैं, और रस के कर सकते हैं। शब्द शक्ति वाले में थोड़ा सा डाउट है, कई बार कोई उदाहरण अलग सा दे के पूछ लेता है, नहीं समझ में आता है। बाकी आप यहाँ से मैं मान के चलती हूँ, आप इस पार्ट से आप 10% है वो बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 10% आप सही हो गए, 60% आपके वो हो गए। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन। तो इसमें से देखो कि आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, तीनों एकदम आसान है। आप तीनों को ये मानो कि 2 3 4 घंटे में आप तीनों काल उनको रिवाइज कर सकते हैं, और उनको बार बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या है कि आधुनिक काल है, आधुनिक काल है उसको लेके बैठ रहते हैं। और मेरे पास भी, अब मैंने सोचा भी था आपको करवाऊंगी, और कोशिश अभी भी यही है कि मैं आपको आधुनिक काल वाले में से जो मेन मेन चीजें वो करवाऊं, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं करवा नहीं पाती, लेकिन मैं करवाऊंगी, ऐसा मैंने सोच रखा है, ठीक है। बाकी क्या है कि ना तो आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस देख के छोड़ देते हैं, तो वैसे मन नहीं करता कि ये छोड़ नहीं करना है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनका सोच के मुझे दुख होता है, तो मैं उनके लिए जरूर करूंगी। तो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है। इसमें देखो काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। अब इनमें एक तो आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की विशेषताएं हैं, भाषा की जो विशेषताएं हैं, एक तो वो, और एक इनके जो मेन मेन कवि हैं, ठीक है ना। अब जैसे आदिकाल के अंदर आप ये मानो कि एक तो मेन है इसमें रासो साहित्य, रासो साहित्य से आप ये मान लो कि प्रश्न आता ही आता है। और कई बार जो रासो की जो विशेषताएं हैं वो पूछ लेते हैं। और एक जैसे गेशन है, मिश्र बंधु है, राम कुमार वर्मा है ना। तो ये जो शुरू के जो 4 5 राइटर हैं, वहां से प्रश्न आते आते आप चाहे कुछ नहीं पढ़ो, लेकिन आप गेशन को, मिश्र बंधु, विनोद को, और सी सी सेगर है,
और आचार्य शुक्ल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके बारे में आप मतलब मोटी मोटी जानकारी जरूर पढ़ो। और मैं कहती हूँ कि आप पर्सन यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। मिश्र बंधु देखो, और आचार्य शुक्ल देखो, ग्रेसन देखो, शिव सिंह शेखर देखो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी देखो। और एक जो रासो साहित्य है उनकी जो विशेषताएं हैं वो देखो। और जितने भी वो चार पांच वो मेन जो रासो ग्रंथ है उनके बारे में जो मोटी मोटी जानकारी है वो देखो। और मैं तो अब कहती हूँ कि पीछे के पर्सन है ना, आप पीछे के पेपर है आप उनको डाउनलोड कर लो और आपको उनसे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया था और मेरे हिंदी के अंदर 135 क्वेश्चन काट पीट के सही बचे थे मेरे, ठीक है ना। तो मैंने पीछे के जितने पर्सन थे ना उनको बड़े अच्छे से हल किया था। और मैंने ये देखा कि यहाँ इन पर्सनों के आसपास से और कौन सी चीजें आ सकती है, कौन सा पेपर सेटर वो मतलब किस टाइप के और पर्सन पूछ सकता है। और पेपर हमारे टाइम में इतना कोई आसान नहीं आया था। सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था दिसंबर को, दिसंबर में पेपर था हमारा 22 दिसंबर को, वो एकदम मतलब बहुत हार्ड पेपर था। तो उसमें भी मेरे 124-25 क्वेश्चन सही हुए थे काट पीट के। तो वहां से तो आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन मोटी मोटी ऊपर ऊपर की जानकारी आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर भक्ति काल है, तो यही है भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से भक्ति आई, है ना। और एक जैसे इसमें कबीर है, तुलसीदास है, मेन मेन है ये। कबीर पढ़ लो, तुलसीदास पढ़ लो, मीरा पढ़ लो, तीन चार पढ़ लो, है ना। तो वहां से पर्सन आ ही जाता है। फिर है रीतिकाल है, रीतिकाल की जो काव्य धारा है यहाँ से प्रश्न आता है। कभी पूछ लेते हैं कौन सा रीतिबद्ध का है, कौन सा सिद्ध है, कौन सा मुक्त है। तो ये तीनों जो श्रेणियां है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और फिर है आधुनिक काल। आधुनिक बच्चों के क्या है कि अंदर एक फोबिया, आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। भी देखो आपके टोटली मैं ये कहूँ कि पांच है, पांच पार्ट है। अगर अपन पांच के पांच पांच पर्सन माने तो आप ये आदिकाल है, भक्ति काल, रीतिकाल है, 15 इनके हो गए। और 10 अपर इसके गद्य और पद्य के मानते हैं, तो ये मानो कि आपके 25% हो गए। 25% हो गए, 15 आप वहां से करते हैं और 5 अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपके हो गए 20%, ठीक है ना। तो 20% आप आराम से कर सकते हैं। और आधुनिक काल का ज्यादा आपको फोबिया नहीं बनाना है। जितनी चीजें आपको आसानी से याद होती है ना, जैसे इसमें दिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। तो आपको भारतेंदु युग में भारतेंदु के बारे में पढ़ना है। द्विवेदी युग में आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप पढ़ लीजिए। छायावाद में प्रसाद है, पंत है, निरालय, महादेव वर्मा, इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और जो फिर प्रगतिवाद के जो अन्य कवि हैं, ये मैं प्रगतिवाद वाले आपको शायद नोट भी करवा दूंगी आगे, तो आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। पद्य खंड में आपको इतना ही करना है। फिर गद्य में कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध और संस्मरण है। कहानी में आपको पता है कि लगभग प्रेमचंद के बारे में पूछ लेते हैं, और उपन्यास लगभग प्रेमचंद के आ जाते हैं। और नाटक है, यहाँ आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके नाटक अच्छे से याद करने हैं। और संस्मरण वाला है, यहाँ से महादेव वर्मा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और निबंध है, इसमें जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य शुक्ल है, और एक अध्यापक पूर्ण सिंह है। ऐसे चार पांच मोटे मोटे राइटर हैं। तो उनका प्रश्न आते ही आता है पेपर में, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि सभी को ऐसे पढ़ने लग जाते हैं, ये याद हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और इनके भी आपको वो पढ़नी है जो पहले नेट में, सेट में, है ना, जैसे कोई यूपी टेट है और उनमें पहले के पर्सन इनके आ चुके हैं, आपको भी पढ़नी है, ठीक है ना। सारे तो इनके भी याद नहीं करने हैं। फिर है हिंदी भाषा को दो विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि। तो यहाँ से जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, कैसे हुआ है। तो और ये और एक जो है ना हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिम हिंदी है, गढ़वाली है, ये सारी, है ना। तो इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। कितनी है, पांच है, और पांचों के जो उपभेद हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। फिर देखो देवनागरी लिपि है, तो इसमें लिपि के बारे में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि के बारे में सत्य है या असत्य है। फिर कबीर ग्रंथावली है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, यह रत्नाकर है। ये वाला पार्ट आपके रचनाओं वाला। तो इसमें ये कि देखो तुलसीदास का जो रामचरित मानस है, बालकांड है, ये काफी बड़ा है। तो इसको मैं कहूंगी कि पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने की बजाय अभी आपको केवल जो सार है, सार रूप में गाइडों के जो
आगे दिया हुआ है, इसमें 2 या 3 पेज में इनका सार दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए, वहां से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और भ्रमर गीता आपको पूरा पढ़ना है। मीराबाई की पदावली है वो पूरी पढ़नी है, जितनी भी दी हुई है। बिहारी रत्ना करके जो 2 है वो पूरे पढ़ने हैं। और सूर्यमल मिशन है, इनके 2 पूरे पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं। और अब तक तो आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप हिंदी का जो सिलेबस है उसको कैसे पूरा करें। पहले मैं ये बातें बता दूं, फिर उसके बाद में मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप आपके आती है हिंदी की शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधि है, मैं तो ये कहूंगी कि आप पीछे के पेपर है वो डाउनलोड करो। आज तक के जितने भी रीट के सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, और सेकंड ग्रेड के आप देखो कि एक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे शिक्षण विधियों के। तो वहां से आप क्वेश्चन, और 20 के आप 40 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। एक पेपर में 20 है, 20 के आप 40 क्वेश्चन बनाओ, है ना। जो ऑप्शन में जो लाइनें दे रखी है कि इनमें से कौन इनमें से कौन सा कथन स्वर्ण कौशल के बारे में सही नहीं है। अब आप जो नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जो 3 सही है आप उनको अलग से नोट डाउन करो। ठीक है, तो ऐसे स्वर्ण इसमें जैसे कौशल दिए हुए ना, भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण स्वर्ण है, उच्चारण है, वर्तनी है, वाचन है, सहस्वर है, ये मौन वाचन है। तो इनके आप प्रश्न निकालो, आए हुए जो पीछे के प्रश्न है वहां से आप हल करने की कोशिश करो। और मैं कहती हूँ कि आपने लग सिलेबस तो अब कर लिया होगा, लेकिन अब जो आप पीवाईक्यू है उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। ठीक है, फिर देखो निदान है, उपचार है, यहाँ से प्रश्न आएगा। और प्रश्न क्या आता है, इनमें से कौन सी निदानात्मक परीक्षण की विशेषता है, या कौन सा इसमें निदानात्मक परीक्षण के बारे में सही है या गलत है, उपचारात्मक के बारे में सही है या गलत है। फिर समग्र और सतत मूल्यांकन CCE, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये ऐसे टॉपिक है जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आज तक आपने जो भी गाइड पढ़ी है, जिस भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब आपने पहली बार आपने अंडरलाइन नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, लेकिन आपने तीसरी बार तो अंडरलाइन किया होगा ना। तो अब आपने जो इतने दिनों तक अंडरलाइन किया है, बस आपका ध्यान वही होना चाहिए। ठीक है ना, आदिकाल निकाला, और उसमें जो मेन मेन चीजें हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये बस ऐसे ऐसे नहीं कि आप शुरू से लेके लास्ट तक टू द पॉइंट एकदम ऐसे, मतलब आप एक एक लाइन ऐसे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे नहीं होता है। पूरे जो 4 काल है, चारों कालों के आप आधे दिन में आप अगर रिवीजन नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, और रिवीजन आधे दिन में तभी होगा जब बस आप ऐसे देखोगे पूरा किताब का पेज खोला, हाँ ठीक है, पेज पलटा, किताब को पेज खोला, हाँ पेज पलटा, ऐसे आप करोगे ना, तब जाके आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। नहीं तो आप लेके बैठे रहोगे 10 दिन, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब दिन बचे टोटल 60, 60 दिनों में आप कैसे करोगे। तो 60 दिनों का आपके एक प्रॉपर पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई मैं सुबह 5 बजे से पढ़ने बैठती हूँ, तो 5 से लेके 7 तक मैं ये पढ़ूंगी, 7 से 9 ये पढ़ूंगी, फिर 9 से 11 ये पढ़ूंगी। फिर आपका जो रेस्ट का टाइम होता है या फिर जो अन्य कामों का टाइम होता है उसको निकाल के आपका पूरा एकदम शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है ना, और ये है कि उसको कई बार ये था कि भी अपन टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में तो जो आपको टाइम टेबल बनाते हैं आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, आप चाहे कैसे ही करें, वो आपकी इच्छा है। और इसमें जब तक आप अंडरलाइन की हुई चीजों को बार बार आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, रिवीजन ढंग से नहीं होगा। और जब तक आपका रिवीजन ढंग से नहीं होगा तो फिर वही बात है, लास्ट में आप 2 ऑप्शन पे आके अटक जाओगे। ठीक है ना, तो मैं तो ये कहूंगी आपसे, एक तो आप जो शिक्षण विधियों वाला पार्ट है, आज तो ये सेकंड पेपर का वीडियो है, आगे मैं फर्स्ट पेपर का भी वीडियो डालूंगी, और उसमें भी वो सारा अंक विभाजन वाला और वो सारा मैं देख के फिर डालूंगी। ठीक है ना हो सकता है कल तक डाल दूं। तो व्याकरण के देखो आपके पर्सन आते हैं 65। अगर आपने 60% व्याकरण के सही कर दिए, 10% आपने काव्य शास्त्र के सही कर दिए, 20% आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के सही कर दिए, और रचना वाले हैं, रचना वाले आप ये मानो कि सारे के सारे पर्सन सही कर सकते हैं। ठीक है ना, 25 में से 25% सही कर सकते हो आप, केवल रामचरितमानस का बालकांड उसको छोड़ के सारे पर्सन सही कर सकते हो आप। आपने यहाँ 25% सही कर दिए,
और फिर देखो शिक्षण विधि मतलब मैं मान लू कम से कम आप 15% तो सही कर ही दोगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और फिर हिंदी भाषा वाला हो गया, इसके आप 3 में से 3% सही कर दोगे। अब आप इनका टोटल जोड़ करो कितना होता है, मेरे हिसाब से 130 प्लस बैठता है आपके, 130 प्लस, ठीक है ना। और आप ऐसे करोगे ना तो मैं कहती हूँ कि आप आराम से 130 प्लस कर लोगे। दिशा वाली किताब उठाओ, व्याकरण की थ्योरी बंद करो, थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, केवल प्रैक्टिस, बार 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 प्रैक्टिस करो। और स्नातक वाला पोर्शन है, इसमें से यहाँ पे इनकी जो थ्योरी है वो पढ़ो, इनकी जो विशेषताएं है ना, सब शक्तियों की है, अलंकार है, छंद है, इनके आजकल विशेषताएं पूछते हैं, उदाहरण कम पूछते हैं। फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, 3 काल आप अच्छे से तैयार करो। और आधुनिक काल है, उसमें मैं आपको बता दूंगी जो मेन मेन चीजें आपको वो याद करनी है, ज्यादा माथाकुड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आधुनिक काल इतना लंबा चौड़ा है कि इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जितना मैं आपको बता दूंगी उतना आप कर लीजिए। और फिर हिंदी भाषा का उद्भव विकास है, ये बोलने वाले छोटा सा टॉपिक है, आप इसको ये मानो कि आधा घंटे में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और स्नातक जो रचनाएं हैं, रचनाएं तो आपने अब तक 3-4 बार पढ़ ली होंगी, और पढ़ के उनको अच्छे से अंडरलाइन भी कर लिया होगा, ठीक है। तो जो अंडरलाइन है ना, आप बस उनको पढ़िए। और शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि पीछे के पेपर आप डाउनलोड कीजिए, कोई किताब लाइए, चाहे कुछ ही कीजिए, और एक एक पर्सन के अंदर से आप 4-4 5-5 पर्सन बनाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं भाई कोई गाइड लेके आ जाऊं और उसमें शिक्षण विधियों के बहुत सारे ऐसे मतलब बना बना के अपनी तरफ से, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है वो लगभग रिपीट हो जाते हैं, और जो उसमें परिभाषाएं होती है वो वाले क्वेश्चन है वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं शिक्षण विधियों में। उनका कोई ऐसे अता पता नहीं है कि भी इस गाइड से आएंगे या उस ऑथेंटिक किताब से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं। तो उनके ज्यादा आपको भाषाओं परिभाषाओं में ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, उनको आप छोड़िए। और जो आप बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, उनको आप तैयार करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे आप करोगे ना फटाफट, अब तक रिवीजन करो फटाफट फटाफट, ठीक है ना। उसको जो आपने ऐसे बोरिया बिस्तर पूरा ऐसे फैला के रखा है, तो आप उसको समेटने की कोशिश करो। और जब तक आप उसको समेटोगे नहीं, अच्छे से आपका रिवीजन नहीं होगा, और जब रिवीजन नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और अमल करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वीडियो कैसा लगता है, आप अपना सहयोग बनाए रखें और फीडबैक देते रहें। और मैं आगे जो फर्स्ट पेपर उसमें वो बहुत ज्यादा मोस्ट है, ठीक है ना। सेकंड पेपर का तो फिर भी आपको एक मोटा मोटी आइडिया रहता है, वो बहुत ज्यादा मोस्ट है, तो मैं उसपे भी आज कल या परसों तक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और उसमें आपको बताऊंगी कि लास्ट टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।